ठीक है। उसके बाद आपने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, यानी जो राइट्स ऑफ द चाइल्ड हैं वो आपने एक्सप्लेन करने हैं, और लास्ट पे आपने कुछ एथिकल और कुछ लीगल इश्यूज जो हैं वो बताने हैं जो कि एक पीडियाट्रिक नर्स को फेस करना पड़ रहे हैं। ठीक है। तो हम जो है बारी बारी इनको कवर करेंगे, इसके बाद हम अपनी बुक से थोड़ा सा देखेंगे, और इस तरह से जो है वो हम अपना ये टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो पीडियाट्रिक नर्सिंग की डेफिनेशन आ जाती है कि पीडियाट्रिक नर्सिंग होता क्या है। ठीक है। तो जो पीडियाट्रिक्स का वर्ड है, सबसे पहले आपको बताना चाहिए पीडियाट्रिक्स का वर्ड कहाँ से डिराइव किया गया है। ठीक है। टू ग्रीक वर्ड से जो है ये मिलके बना है। एक हमारे पास आता है पाइस, और एक हमारे पास आता है आइट्रस। ठीक है। तो पाइस का मतलब क्या होता है जी? चाइल्ड। पाइस का मतलब चाइल्ड है, और आइट्रस का मतलब है हीलर। अब इनका मतलब अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो ये हमारे पास बन जाता है चाइल्ड हीलर। ठीक है। इस तरह का हीलर जो कि हील करता है किस चीज को? चाइल्ड को हील करता है। ठीक है। दस द वर्ड पीडियाट्रिक्स मींस हीलर ऑफ चिल्ड्रन, के जो बच्चों को ट्रीट करेगा, बच्चों का ट्रीटमेंट करेगा, उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास आ जाता है पीडियाट्रिशियन। ठीक है। A medical practitioner who specialize in the care of infants, children and adolescent is known as pediatrician। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई pediatrician किसे कहते हैं, तो एक इस तरह का प्रैक्टिशनर जो कि स्पेशलाइजेशन करता है बच्चों की, इन्फेंट्स, चिल्ड्रन एंड एडोलिसेंट। ठीक है। उनके अंदर जो है स्पेशलाइजेशन करता है किस तरह से उनको ट्रीट करना है, किस तरह की उनके सिम्टम्स हो सकती हैं, तो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास पीडियाट्रिशियन आ जाता है। ठीक है। अब इंट्रोडक्शन के बाद हम अगर मूव ऑन करें, कुछ टर्म्स होते हैं क्योंकि ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक्स को जो है ना वो ज्यादा गौर करना है। ठीक है। बेसिक्स जो होंगी वो हम अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि अगर बेस अच्छी बनेगी तो नेक्स्ट जो है वो मूव ऑन करना इजी हो जाता है। तो सबसे पहले हमने जो है वो कुछ टर्म्स पढ़नी है पीडियाट्रिक नर्सिंग से रिलेटेड। कुछ टर्म्स पीडियाट्रिक का हमने पढ़ लिया, ये दो वर्ड से डिराइव किया गया है, पाइस से और आइट्रस से। ठीक है। पीडियाट्रिक क्या होती है? पीडियाट्रिक हमारे पास एक ब्रांच है जी। किस चीज की ब्रांच है? मेडिसिन की ब्रांच है, जो कि स्पेसिफिकली डील करती है किस चीज को? चिल्ड्रन को डील करती है। क्या क्या उनके अंदर बीमारियां हो सकती हैं, किस तरह से हम उनको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारा कुछ हम पीडियाट्रिक के अंदर कवर करेंगे। नेक्स्ट अगर हम पीडियाट्रिक नर्सिंग की बात करें, तो पीडियाट्रिक नर्सिंग एक नर्सिंग की ही ब्रांच है, जिसमें हम क्या करते हैं जी, जो कि बेसिकली एम्फोसिस करती है कि बच्चों की ग्रोथ किस तरह से होती है, बच्चों के अंदर डेवलपमेंट का प्रोसेस किस तरह से होता है, उनकी साइको सोशल, इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, हर तरह की ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर जो है ये जो टर्म है, ये जो ब्रांच है, ये फोकस करती है। इसको हम कहते हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग। ठीक है। अब सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे एक एमसीक्यू आता है, वो क्या आता है कि आप बताएं जी फादर ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग कौन थे। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फादर ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग, या आपको यूएचएस में एमसीक्यू आता है कि फादर ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग या मॉडर्न पीडियाट्रिक नर्सिंग जो है उसका फादर कौन है, ठीक है, और फाउंडर आता है, आपको इस तरह से डिफरेंट तीन चार तरह से एमसीक्यू जो है वो आ सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपको ये तीन चार तरह के एमसीक्यूज आते हैं कि भाई फादर ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग, फाउंडर ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग बता दें आप, तो आपने अब्राहम जैकोबी को ही जो है वो टिक करना है। ठीक है। अब्राहम जैकोबी जो थे आपके पास जो है वो फादर थे पीडियाट्रिक नर्सिंग के। स्टूडेंट्स का ज्वाइन नहीं हो रहा, शायद फर्स्ट डे है ना इसलिए। अच्छा जी। तो अब्राहम जैकोबी जो थे हमने पढ़ लिया कि ये फाउंडर थे किसके? मॉडर्न पीडियाट्रिक नर्सिंग के। और उसके बाद हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देखेंगे, थोड़ी सी बिल्कुल पीडियाट्रिक नर्सिंग की जो है वो हिस्ट्री, कहाँ से ये स्टार्ट हुई, ठीक है, और कहाँ से जो है ये मूव ऑन करके आगे गई। तो इसके लिए हमने जो है वो सबसे पहले देखा एवोल्यूशन जब हुई, तो सबसे पहले 1870 से अब्राहम जैकोबी को हमने कहा कि फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स कहा जाता है। उसके बाद 1900 में लिलियन वॉल्ट थी, उसने भी अपने एक हेनरी स्ट्रीट सेटलमेंट हाउस, जो तो आपने F1 में पढ़ा होगा कि उसने पब्लिक हेल्थ नर्सिंग का काम स्टार्ट किया था। ठीक है। उसके बाद एक वॉल्ट ने ही जो है 1902 में स्कूल ऑफ नर्सिंग की बेस रखी, उसके बाद उसके अंदर जो है वो पीडियाट्रिक्स का सब्जेक्ट जो है वो स्पेशल पढ़ाया गया। ठीक है। हम जो है वो पढ़ते हैं जी डेफिनेशन पीडियाट्रिक नर्सिंग की। जो मेन हमारे पास कंटेंट का क्वेश्चन है कि आप बताएं पीडियाट्रिक नर्सिंग की डेफिनेशन क्या है। ठीक है। तो हमारे पास इसके अंदर जो है वो क्या आ जाता है, पीडियाट्रिक नर्सिंग की डेफिनेशन में आता है नर्सिंग इज द केयरिंग फॉर प्रिवेंशन ऑफ इलनेस। ठीक है। सबसे पहले क्या है? इलनेस को प्रिवेंट करना है। एलिवेशन ऑफ सफरिंग, यानी अगर कोई बीमारी है उसको आपने क्या करना है? एलिविएट करना है। एंड द प्रोटेक्शन, प्रमोशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, यानी आपने प्रोटेक्शन भी करनी है, प्रमोशन भी करनी है, और रिस्टोरेशन भी करनी है हेल्थ की। ठीक है। तो ये हमारे पास सारी चीजें जो है वो नर्सिंग के अंदर आ जाती है कि नर्सिंग के अंदर हम ये सारा कुछ करते हैं। ठीक है। आप नर्सिंग के अंदर जो है वो क्या करते हैं? प्रिवेंट भी करते हैं इलनेस को, एलिविएट भी करते हैं सफरिंग को, प्रोटेक्शन करते हैं, प्रमोशन करते हैं, और रिस्टोरेशन करते हैं हेल्थ की। ये सारा कुछ आप नर्सिंग में करते हैं। अगर हम इसके आगे सिर्फ
सिर्फ एक वर्ड लगा दें कि चाइल्ड, ठीक है। यानी अगर हम कहें कि आपने प्रिवेंशन करनी है इलनेस की बच्चों के अंदर, एलिवेशन करनी है सफरिंग की बच्चों के अंदर, प्रोटेक्शन करनी है, प्रमोशन करनी है और रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ करनी है किसके अंदर, इन्फेंट्स के अंदर, एडोलिसेंट के अंदर, तो वो हमारे पास पीडियाट्रिक नर्सिंग की डेफिनेशन बन जाती है, ठीक है। आपने इसी डेफिनेशन को सिंपल पीडियाट्रिक नर्सिंग की डेफिनेशन में कन्वर्ट करना है, तो आपने स्टार्ट में पीडियाट्रिक का वर्ड लगाना है और लास्ट में जो है आपने पास जो है वो इन्फेंट का वर्ड जो है वो लगा देना है या चाइल्ड का वर्ड जो है वो लगा देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो क्या हो जाता है, पीडियाट्रिक नर्सिंग की डेफिनेशन आ जाती है। इसके अलावा अगर आप सिंपल सी डेफिनेशन करना चाहते हैं तो आपके पास एक दूसरी डेफिनेशन भी है, अगर आपको सिंपल पेपर में आता है कि पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं आता कि खाली ये लिखा हुआ है कि पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या होती है। आपको जब भी यूएचएस में क्वेश्चन आता है इस तरह से आता है, व्हाट इज पीडियाट्रिक नर्सिंग या डिफाइन पीडियाट्रिक नर्सिंग एंड व्हाट आर द रोल्स ऑफ पीडियाट्रिक नर्स, ठीक है। मतलब ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है यूएचएस के अंदर, इस तरह से जो है ना वो क्वेश्चन का पैटर्न आएगा आपको कि पीडियाट्रिक नर्सिंग की डेफिनेशन बताएं और कुछ रोल्स बताएं, या आपको आ जाएगा व्हाट इज पीडियाट्रिक नर्सिंग और एथिकल इश्यूज बता दें आप, ठीक है। तो दो क्वेश्चन जो है वो मिक्स होकर आपके पास जो है वो आएंगे, ठीक है जी। तो अब हम पढ़ लेते हैं जो सेकंड डेफिनेशन है पीडियाट्रिक नर्सिंग की, वो क्या है। इट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ इट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ गिविंग नर्सिंग केयर टू चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ, ठीक है। बर्थ से जो है वो आपने क्या करना है, बच्चों का ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स का ज्वाइन नहीं ना हो रहा वो एक दफा दोबारा ज्वाइन करें, क्योंकि मैं अलाउ कर रही हूँ सबको, ठीक है। अच्छा जी, डेफिनेशन ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग अगर हम देखें तो इसकी जो सेकंड डेफिनेशन है हमारे पास वो है कि इट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ, ये एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है किस चीज़ का, गिविंग नर्सिंग केयर टू चिल्ड्रन, कि आपने बच्चों को नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है कब से कब तक, बर्थ से लेके एडोलिसेंट तक, विद एम्फोसिस ऑन दी फिजिकल ग्रोथ, ठीक है। और सबसे ज्यादा आपने एम्फोसिस किस चीज़ पे करना है, फिजिकल ग्रोथ के ऊपर, मेंटल, इमोशनल एंड साइको सोशल डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। तो पीडियाट्रिक नर्सिंग की एक सेकंड डेफिनेशन है, इजी है, आप इसको चाहे इसको याद कर सकते हैं, फर्स्ट वाले को चाहे तो उसको याद कर सकते हैं कि आर्ट है और साइंस है कि आपने नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है बच्चों को कब से कब तक, बर्थ से लेके एडोलिसेंट तक, और उसके अंदर सारी चीजों का आपने ख्याल रखना है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइको सोशल डेवलपमेंट का, ठीक है। तो ये हमारे पास पीडियाट्रिक नर्सिंग की एक सेकंड डेफिनेशन है। अब जो हमारे पास कंटेंट का क्वेश्चन आता है कि रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्सेस क्या है, वो आपने बताना है, यूएचएस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्सेस, ठीक है। अब रोल के अंदर जो है वो बात करने से पहले सबसे पहले आपको तीन तरह की प्रिवेंशन का पता होना चाहिए, ये आपने आई थिंक सो कम्युनिटी में पढ़ी है। तीन तरह की प्रिवेंशन होती है, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शियरी प्रिवेंशन, ठीक है। प्राइमरी प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, सिर्फ रिस्क फैक्टर्स को कम करते हैं, यानी हम जितना भी रिस्क होता है उसको हम कम करने की कोशिश करते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं कि हम ट्रीटमेंट करते हैं, जो डिजीज होते हैं उसको डिटेक्ट करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और टर्शियरी प्रिवेंशन में क्या होता है कि हम डिसेबिलिटी को जो है वो कम करने की कोशिश करते हैं और रिहैबिलिटेशन की तरफ लाने की कोशिश करते हैं जो भी हमारा पेशेंट होता है, ठीक है। तो ये तीन तरह की प्रिवेंशन होती है, आपको अच्छे से आनी चाहिए। प्राइमरी प्रिवेंशन जिसमें हमने सिर्फ रिस्क फैक्टर को कम करना है कि भाई हमें ये डिजीज ना हो। सेकेंडरी प्रिवेंशन जिसमें हमने क्या करना है, डिटेक्शन भी करनी है डिजीज की, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, यानी डायग्नोसिस प्लस ट्रीटमेंट। टर्शियरी प्रिवेंशन जिसमें हमने क्या करना है, एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है, इसके अलावा डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो नर्सिस का रोल जो होता है ना वो इन तीनों में होता है, ठीक है। आपकी आसानी के लिए जो है रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स में आप सबसे पहले लिख सकते हैं कि नर्सिस का रोल जो है प्राइमरी प्रिवेंशन में भी होता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन में भी होता है और टर्शियरी प्रिवेंशन में भी होता है। प्राइमरी प्रिवेंशन में यानी वो रिस्क फैक्टर को एलिमिनेट कर सकते हैं, किस तरह से, एजुकेशन प्रोवाइड करके, यानी एक पीडियाट्रिक नर्स है वो जितने भी पीड्स डिपार्टमेंट में जो पेरेंट्स आए होते हैं उनको बताए कि भाई इस तरह करने से ये डिजीज जो है वो स्प्रेड होती है, आपने इसको कंट्रोल करना है। तो हेल्थ एजुकेशन से जो है वो डिजीज को कम किया जा सकता है। तो प्राइमरी लेवल पे भी पीडियाट्रिक नर्स का रोल है, सेकेंडरी लेवल पे भी उसका रोल है, जब भी डायग्नोस करना होता है या ट्रीट करना होता है बच्चे को तो वो जो है वो अपना पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। तो सेकेंडरी लेवल पे उसका जो है वो रोल आ गया। इसके अलावा टर्शियरी लेवल पे भी जो है पीडियाट्रिक नर्स जो है अपना रोल प्ले करती है। टर्शियरी लेवल पे यानी
यानी जब भी रिहेबिलिटेशन की तरफ लेके आना होता है, डिजीज को, डिसेबिलिटी से बच्चे को बचाना होता है, तो फिर भी पीडियाट्रिक नर्स अपना रोल प्ले करती है। ठीक है, तो सबसे पहला आपने पीडियाट्रिक नर्स का रोल लिखना है कि प्राइमरी प्रिवेंशन में, सेकेंडरी प्रिवेंशन में और टर्शियरी प्रिवेंशन में जो है एक पीडियाट्रिक नर्स अपना रोल प्ले करती है। ठीक है, फैमिली सेंटर्ड केयर प्रोवाइड करनी हो, अगर फैमिली सेंटर्ड अप्रोच यानी फैमिली को साथ ले लेके चलना हो, इन्फेंट के साथ उसकी फैमिली को प्रॉपर काउंसलिंग करनी हो, उसकी फैमिली को एजुकेट करना हो, सेकंड रोल हमारे पास पीडियाट्रिक नर्स का आ जाता है फैमिली सेंटर्ड केयर प्रोवाइड करने में। ठीक है, पेरेंट्स की एजुकेशन करनी है। ठीक है, कि आपके बच्चे को ये डिजीज है, इस तरह से ये ट्रीट होगी। ठीक है, और इस तरह की इसकी नेचर है इलनेस की, आपको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये सारा कुछ जो है एक पीडियाट्रिक नर्स के जो है वो जिम्मे होता है और ये सारा रोल जो है वो प्ले करती है। ठीक है जी, इसके अलावा हमारे पास कुछ कॉम्पिटेंसीज होती हैं। पीडियाट्रिक नर्स अगर चाहती है कि वो अपना रोल अच्छे से प्ले करे, तो उसके पास नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसके पास स्किल्स होनी चाहिए, उसके फैमिली की तकरीबन सारे पर्सपेक्टिव्स का पता होना चाहिए। ठीक है, उसे सारे कल्चरल इश्यूज का आइडिया होना चाहिए कि इस फैमिली में ये कल्चरल इश्यूज जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा उसको जो है वो एंटिसिपेटरी गाइडलाइंस का पता होना चाहिए। तो हम रोल के ऊपर रहेंगे ज्यादा, रोल को जो है हमने ज्यादा डिस्कस करना है। हमने सबसे पहले पढ़ा कि प्रिवेंशन में जो पीडियाट्रिक नर्स है उसका रोल है। ठीक है, सेकंड हमने पढ़ा कि पीडियाट्रिक नर्स का रोल जो होता है वो हमारे पास होता है कि उसने पेरेंट्स को एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, उसके अंदर जो है पीडियाट्रिक नर्स का रोल होता है। अब हम पढ़े हैं कि जी थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है, जो भी पेशेंट के साथ यानी बच्चे के साथ एक रिलेशनशिप, जब तक ट्रस्ट का रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करते तब तक उसको जो है आप मेडिसिन दे ही नहीं सकते। ठीक है, तब तक उसके साथ जो है वो आप कुछ भी बात नहीं कर सकते, या वो आपके साथ जब तक उसका एक रिलेशनशिप बिल्ड नहीं ना होता तब तक वो कुछ भी नहीं आप उसके साथ कर सकते। ठीक है, तो थेराप्यूटिक रिलेशनशिप जो है वो आपने पेशेंट के साथ यानी अपने जो इन्फेंट है उसके साथ बिल्ड करना है, इसमें भी रोल होता है पीडियाट्रिक नर्स का। फैमिली एडवोकेसी करनी हो, फैमिली एडवोकेसी मतलब फैमिली कभी कभी इस तरह से होता है कि फैमिली ना कुछ चाह रही होती है लेकिन वो फिजिशियन को कन्वे नहीं कर पाती। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उनकी एडवोकेसी करनी है। एडवोकेसी यानी आपने देखना है कि वो क्या चाह रहे हैं। ठीक है, उनकी विशेस के अकॉर्डिंग जो है वो फिर आपने क्या करना है, आपने डॉक्टर को बताना है कि भाई फैमिली इस तरह से ट्रीटमेंट करवाना चाह रही है। ठीक है, तो फैमिली एडवोकेसी करनी है पीडियाट्रिक नर्स ने, डिजीज प्रिवेंशन करनी है, इसके अलावा हेल्थ के बारे में जितनी भी टीचिंग प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है, वो प्रोवाइड करनी है, और सपोर्ट और काउंसलिंग का काम जो है वो पीडियाट्रिक नर्स ने करना है। तो रोल जितने ज्यादा आपको आएंगे, ठीक है, उतने ही आपके लिए बेस्ट हैं। आप मैक्सिमम मैक्सिमम रोल जो है वो याद करें और उसको लिखने की कोशिश करें। ठीक है, तो अभी हमने ये 4 और पढ़ लिए, 5। ठीक है, इसके अलावा रिस्टोरेटिव रोल होता है कि रिस्टोर करने में, जिस तरह से पेशेंट रिस्टोर होना का मतलब ये होता है कि जब वो अपनी रिहेबिलिटेशन की तरफ वापस आ रहा होता है। ठीक है, जब वो सेहतमंद हो रहा होता है, दोबारा से जो है वो रिकवरी की तरफ आ रहा है, उसमें पीडियाट्रिक नर्स का रोल है। कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन में फैमिली क्या चाहती है ये फिजिशियन को बताए, फिजिशियन ने क्या करना है ये फैमिली को कन्वे करे। तो कोऑर्डिनेशन में और कोलैबोरेशन में भी एक पीडियाट्रिक नर्स का बहुत ज्यादा रोल है। रिसर्च, ठीक है, यानी जितनी भी रिसर्च करनी है, नई नई रिसर्च करनी है कि ये डोजेज जो है वो चाइल्ड के लिए बेस्ट है, ये डोजेज इतनी लगनी है, ये इतनी लगनी है। ठीक है, तो उसके लिए भी रिसर्च करने में पीडियाट्रिक नर्स का रोल है। इसके अलावा एथिकल डिसीजन मेकिंग में, एथिकल डिसीजन मेकिंग में ना कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि अटोनमी होता है, बेनिफिशंस होता है, नॉन मेलिफिशंस होता है। ठीक है, जस्टिस है, विरासिटी है, ये सारे हमारे पास एथिकल प्रिंसिपल्स है। मैं लास्ट पे आपको पढ़ाऊंगी अभी। तो ये सारा कुछ जो है इसको कन्वे करने में, किस तरह से डिसीजन बनाने हैं, इसमें भी पीडियाट्रिक नर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, एथिकल डिसीजन मेकिंग, बल्कि ये आगे हैं थोड़े से, ऑटोनमी यानी पेशेंट क्या चाहता है, जो बच्चा है उसके पेशेंट, उसके जो पेरेंट्स हैं वो क्या चाह रहे हैं, उनको आपने राइट देना कि वो खुद अपने डिसीजन ले सके। नॉन मेलिफिशंस, क्या आपने हार्म नहीं पहुंचाना उनको। बेनिफिशंस, आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि बच्चे को फायदा पहुंचे। जस्टिस, फेयरनेस वगैरह। ठीक है, यानी आपने बिल्कुल इक्वालिटी के साथ जो है वो ट्रीटमेंट करना है। तो पीडियाट्रिक नर्स का रोल जो है वो एथिकल डिसीजन मेकिंग में भी होता है। अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक यहाँ पे यूएचएस का, कि एक दफा क्वेश्चन आया था चेंजिंग रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स आपने बताने हैं। ठीक है, चेंजिंग रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स हमने अभी भी जो पढ़ा है ना वो था रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स, आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। एक दफा क्वेश्चन था रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स, उसमें तो हमने वो ऊपर वाले सारे रोल्स लिख दिए जो हमने पॉइंट्स में भी पढ़े हैं। ठीक है, वो हमारी बुक के अंदर भी मेंशन है कि रोल्स ऑफ पीडियाट्रिक नर्स वाला टॉपिक जो है वो वोंग्स में भी है। लेकिन एक दफा क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर द चेंजिंग रोल्स ऑफ पीडियाट्रिक नर्स, कि एक जो पीडियाट्रिक नर्स है उसको चेंजिंग रोल्स क्या है। ठीक है, तो उसमें हमने क्या लिखना था, क्या मेंशन करना था, अगर दोबारा कभी आ जाता तो उसके लिए हम पढ़ लेते हैं।
चेंजिंग रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स में आपने ये लिखना है, इस तरह से आप टेबल बना सकते हैं, ठीक है। आप अपने पास इसको मेंशन अपना ना एक स्टिकी नोट लेके उसको अपनी बुक के ऊपर जो है वो लगाएं, ठीक है। और उसके ऊपर जो है ये टॉपिक आप, ये छोटा सा है, ये आप लिख सकते हैं, 5-6 पॉइंट्स हैं सारे। चेंजिंग रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स में हम ये लिख सकते हैं कि पहले जो नर्स थी वो डिजीज सेंटर्ड केयर प्रोवाइड करती थी, ठीक है। और अब जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड केयर प्रोवाइड की जा रही है। पहले जो पीडियाट्रिक नर्स थी वो क्या करती थी, उसका रोल होता था उसने सिर्फ डिजीज को ट्रीट करना है। अब जो है वो बच्चे को देखते हुए चाइल्ड सेंटर्ड केयर प्रोवाइड करती है कि ये जो चाइल्ड है इसको ये चीज सूट करती है कि नहीं करती, ठीक है, इसको ये डोज जो है वो सूट करती है कि नहीं करती, उसको देखते हुए जो है वो पीडियाट्रिक नर्स अपना जो है वो केयर प्रोवाइड कर रही है। तो इसको हम कहते हैं कि अब जो रोल है वो चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आता है कि चेंजिंग रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स में सबसे पहले डिजीज सेंटर्ड केयर, और अब हमारे पास जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड केयर है। उसके बाद हमारे पास आता है कि पहले जो बच्चा था उसकी जो केयर प्रोवाइड की जाती थी वो आफ्टर प्रेगनेंसी स्टार्ट की जाती थी, लेकिन अब क्या है, अब बिफोर कंसेप्शन, ठीक है, बिफोर कंसेप्शन ही जो है वो उसको सारी अवेयरनेस प्रोवाइड की जाती है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो उसको जो है वो, ताकि फिटस जो है वो अच्छे से उसकी डेवलपमेंट हो, तो ये बिफोर कंसेप्शन और आफ्टर प्रेगनेंसी वाला एक हमारे पास पॉइंट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि फीमेल चाइल्ड निग्लेक्ट आफ्टर बर्थ, ठीक है। पहले क्या होता था कि जो फीमेल चाइल्ड होती थी उसको निग्लेक्शन का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब जो है वो इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। पहले सिर्फ सिक को केयर प्रोवाइड की जाती थी, अब हेल्थ प्रमोशन का एक पॉइंट ऐड हुआ है, यानी अगर बच्चा हेल्दी भी है उसकी हेल्थ को किस तरह से फर्दर प्रमोट करना है इस चीज पे भी अब गौर करती है वो। पेरेंट्स पहले अलाउ नहीं थे हॉस्पिटल के अंदर, अब जो है वो पीडियाट्रिक नर्स को स्पेशल अलाउ किया गया है कि वो पेरेंट्स को आने दें, और इसके अलावा उनकी थोड़ी सी काउंसलिंग करें, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें, ठीक है। पहले जो केयर थी, जो रोल था वो इलनेस ओरिएंटेड था, अब जो है वो हेल्थ ओरिएंटेड है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि पहले सिर्फ डिजीज सेंटर्ड केयर थी, अब चाइल्ड सेंटर्ड केयर है। पहले हम सिर्फ फ्यू डिजीजेस के लिए जो है वो एक नर्स जो है वो एफर्ट करती थी, ठीक है। अब वो कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइड करती है, यानी होलिस्टिक केयर जिसे आप कहते हैं। होलिस्टिक केयर का मतलब क्या होता है कि उसने जो है वो हर तरह की केयर प्रोवाइड करनी है, हर सिस्टम को देखना है साथ साथ, ठीक है। तो अब कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइड की जाती है। पहले जो है वो चाइल्ड के ऊपर अब्यूज वगैरह बहुत ज्यादा होता था, उसका ध्यान नहीं रखा जाता था, हॉस्पिटल में भी इवन ये काम हो रहा होता था, लेकिन अब जो है वो चाइल्ड राइट्स आगे हुए हैं, जिसकी वजह से बच्चों को जो है वो एक प्रोटेक्शन मिल गई है, ठीक है। तो चेंजिंग रोल्स का अगर क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से ये 6-7 पॉइंट्स हैं, ये आप मेंशन कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन जो है वो पूरा कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कि आपने बिल्कुल बस इतना ही लिखना है, पहले आपने पीडियाट्रिक नर्स की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। उसका जो एक्रोनिम था जो हमने एटाइमोलॉजी उसकी पढ़ी है आपने वो लिखनी है। उसके बाद आपने जो है वो चेंजिंग रोल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट चैप्टर में से ही था, ट्रेंड्स इन पीडियाट्रिक नर्सिंग, कि आप ट्रेंड्स बताएं पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर जो है वो ट्रेंड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ट्रेंड्स जो है ये आपको नीरज सेठी की बुक से मिल जाएंगे। ट्रेंड्स इन पीडियाट्रिक नर्सिंग, ये टेबल एक बना हुआ था, जिसने पेपर बनाया था, पेपर सेटर जो था उसने यहाँ से ये टेबल उठाया था, ठीक है। तो ट्रेंड्स इन पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर सबसे पहले आता है जी, फैमिलीज आर स्मॉलर देन इन प्रीवियस डिकेड्स, के अब जो है वो फैमिली स्मॉल हो चुकी हैं। पीडियाट्रिक नर्सिंग मतलब कि अब क्योंकि फैमिली स्मॉल हो गई है तो उनके जो इन्फेंट्स हैं वो भी थोड़े हैं, तो थोड़ी आसानी से जो है वो केयर प्रोवाइड की जा सकती है। सिंगल पेरेंट इज इंक्रीजिंग इन नंबर, पहले ये तो था कि पेरेंट्स मतलब फादर और मदर जो थे वो मिलके बच्चों की परवरिश करते थे, लेकिन अब क्या होता है, डाइवोर्स का सीन बहुत ज्यादा हो चुका हुआ है, ठीक है। और सेपरेशन जो है वो पेरेंट्स की बहुत जल्दी होने लग गई है ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है। कहते हैं कि पेशेंस बहुत कम हो चुका हुआ है या इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा हो चुकी हुई है, जिसकी वजह से सिंगल पेरेंटिंग जो है वो इंक्रीज हो रही है, यानी पेरेंट्स की सेपरेशन हो जाती है और बच्चा जो है वो किसी एक के पास जो है वो फिर डेवलपमेंट जो है उसका प्रोसेस होता है। अच्छा जी, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वुमेन हु वर्क आउटसाइड द होम, ठीक है। तो ये भी ट्रेंड बहुत ज्यादा इन हो चुका है कि औरतें जो है वो बहुत ज्यादा काम करना स्टार्ट कर गई हैं। इसके अलावा होमलेस वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है, अब्यूज जो है वो ज्यादा कॉमन हो गया हुआ है। फैमिलीज आर मोर कॉन्शियस अबाउट हेल्थ, ये एक चेंज आया है कि फैमिलीज जो है वो अब ज्यादा कॉन्शियस होती हैं अपनी हेल्थ के बारे में, ठीक है। अब जो अनपढ़ सब बंदा है ना वो भी हॉस्पिटल में आए ना तो उसको हमसे ज्यादा टर्म्स का आइडिया होता है, हमसे ज्यादा डिजीजेस, हमसे ज्यादा मेडिसिन का उसको आइडिया होता है कि भाई ये मेडिसिन जो है ना वो लगती है, ठीक है। हेल्थ केयर शुड बी कॉस्ट कंटेनमेंट, और हेल्थ केयर जो है वो काफी कॉस्टली जो है वो हो चुकी हुई है, तो ये थोड़ी सी चेंजिंग्स जो है वो आई हैं, जैसे जैसे पीडियाट्रिक नर्स जो है उसका ट्रेंड चेंज हो रहा है उस तरह से, ठीक है। तो अगर ट्रेंड आता है आपको ट्रेंड इन पीडियाट्रिक नर्सिंग, तो आपने इस तरह आपको आइडिया होना चाहिए कि आपने बस अंदर लिखना क्या है, ठीक है। क्वेश्चन जो भी आ जाए यूएचएस के अंदर, सिर्फ अगर हमें थोड़ा सा आइडिया हो ना कि इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं तो हम उस क्वेश्चन को बहुत अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको हर तरह का क्वेश्चन जो है वो बता रही हूँ ताकि आप जिस तरह का भी क्वेश्चन आए वो आप जो है वो अटेम्प्ट कर लें।
नेक्स्ट हमारे पास आता है जी राइट्स ऑफ द चाइल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत मेन टॉपिक है कि बच्चों के राइट्स जो हैं वो क्या है। ठीक है, राइट्स ऑफ द चाइल्ड सबसे पहले यूनाइटेड नेशन ने जो था वो बताया था हमें। यूनाइटेड नेशन है वो इंटरनेशनल एक एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, जो 0 से लेके 18 ईयर्स तक बच्चे थे। आपको चाइल्ड का जो एज है ना, उन्होंने सबसे पहले चाइल्ड की एज डिसाइड की थी कि भाई चाइल्ड कब तक हम बच्चे को चाइल्ड कह सकते हैं। तो यूनाइटेड नेशन ने कहा था कि जो 0 से लेके, ठीक है, 0 ईयर्स टू 18 ईयर्स तक के बच्चे हैं उनको आप चाइल्ड कह सकते हैं। ठीक है, वो चाइल्ड ही है आपके लिए। 18 ईयर्स के बाद जो है ना वही आप उनको चाइल्ड के जो लेवल है उससे आप अप लेके जाएं। ठीक है, अब जो मेन चीज है इसके अंदर हमने राइट्स के बारे में पढ़ना है। तो राइट्स हमें पता है कि कोई भी इस तरह की चीज जो कि एक इंसान को हम दे सकते हैं, उसकी इंटाइटलमेंट के अंदर ला सकते हैं, वो हमारे पास राइट है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि राइट्स कितनी तरह के होते हैं। जो बच्चों को राइट्स दिए गए, राइट्स ऑफ द चाइल्ड जो थे वो दो तरह के थे। एक हमारे पास इकोनॉमिक, ठीक है, सोशल एंड कल्चरल राइट्स आ जाते हैं, और दूसरे हमारे पास इन्वायरमेंटल, कल्चरल और डेवलपमेंटल राइट्स आ जाते हैं। अगर आपको राइट्स ऑफ द चाइल्ड आता है टॉपिक, तो आपने पहले दो हेडिंग्स बनानी है इसकी। एक आपने लिखना है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, और दूसरी तरफ आपने लिखना है इन्वायरमेंटल, कल्चरल एंड डेवलपमेंटल राइट्स। ठीक है, अब इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कि बेसिक ह्यूमन नीड्स को जो है ना वो फुलफिल करेगा। ठीक है, बेसिक ह्यूमन नीड्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? फूड है, शेल्टर है, एजुकेशन है, हेल्थ है। ये सारी चीजों को पूरा करेगा, वो हमने लिखना है। ये इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स हैं। दूसरी तरफ आपने एक पॉइंट बनाना है, उसके अंदर आपने लिखना है इन्वायरमेंटल, कल्चरल एंड डेवलपमेंटल राइट्स। ठीक है, इसका दूसरा नाम कहते हैं थर्ड जनरेशन राइट भी से कहते हैं। इसमें हम उस तरह की चीजों को डिस्कस करते हैं कि एक बच्चा है उसको हमने किस तरह से सेफ और हेल्दी इन्वायरमेंट में रखना है। ठीक है, इसके अंदर हम ये वाले राइट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको राइट्स ऑफ द चाइल्ड टॉपिक आया लिखने के लिए, यूएचएस के अंदर आपको क्वेश्चन आया, आपने क्या करना है, दो हेडिंग्स बनानी है। एक के अंदर आपने लिखना है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, और एक की तरफ आपने लिखना है इन्वायरमेंटल, कल्चरल एंड डेवलपमेंटल राइट्स। जब आपने ये लिख लेना है उसके बाद आपने जो है वो स्टार्ट करने हैं अपने राइट्स लिखना इन द बुलेट्स। ठीक है, बुलेट्स में या पॉइंट्स में, आपने जैसे भी लिखना चाहते हैं आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो राइट्स हैं अभी मैं आपको बताने लगी हूँ। इन राइट्स को लिखने से पहले मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट राइट्स जो है वो बताना चाहूंगी, जो कि यूनाइटेड नेशन के कैलेंडर की वेबसाइट के ऊपर सबसे ज्यादा इन है। ठीक है, जो कि अथेंटिक है। राइट्स के अंदर, यूनाइटेड नेशन के राइट्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है कि नेम एंड नेशनैलिटी। ठीक है, एक बच्चा है उसको नेमिंग का, नेशनैलिटी का हक है। ठीक है, यानी छोटे होते तो ये होता है ना कि बच्चे का जो मर्जी नाम रख दिया जाता है। अगर वो बच्चा बड़ा होकर अपना नाम चेंज करवाना चाहता है तो उसको इस चीज का मुकम्मल मुकम्मल हक है कि वो अपना नाम चेंज करवा सकता है। ठीक है, नेशनैलिटी का उसको हक है, वो पाकिस्तान में रहना चाहे वो यहाँ रह सकता है, वो बाहर जाके रहना चाहे वो जहाँ मर्जी रह सकता है। ठीक है, नेम एंड नेशनैलिटी ये मैं आपको इस तरह से इस तरह बताने लगी हूँ क्योंकि ये आपको जल्दी याद होंगे। ठीक है, जो ऊपर वाले मैं बुक से बताने लगी हूँ वो उसमें ना थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। आपने इस तरह से याद करेंगे, आपको अभी बैठे बैठे याद हो जाएगी। नेम एंड नेशनैलिटी का राइट, सबसे पहला राइट। दूसरा, अब बच्चा पैदा तो हो गया, उसने खाना तो है ना, कुछ कहीं रहना तो है। ठीक है, उसको न्यूट्रिशन का राइट देना है आपने कि वो अपनी मर्जी से जो है वो खुराक पानी जो भी खाना चाहे पीना चाहे वो खा सकता है। हाउसिंग का हक है, उसको एक बाई घर मिलना चाहिए जहाँ पे वो रह सके। रिक्रिएशन का उसको हक है। ठीक है, रिक्रिएशन मतलब कि अगर वो कहीं विजिटिंग करना चाह रहा है, ठीक है, वो बाहर जाना चाह रहा है कहीं पे विजिट करने के लिए, तो उसको पूरा पूरा हक है कि वो रिक्रिएशन जो है वो अवेल कर सकता है। मेडिकल सर्विसेज का उसको हक है। थर्ड वाला हमारे पास आता है कि लव एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, उसको मेटरनल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उसको फादर और मदर का जो प्रॉपर लव अटेन करना चाहिए। एजुकेशन का उसको हक है। ठीक है, यानी इसको आपने एजुकेट करना है मोस्टली। इसके अलावा फ्रेंडशिप का है जी। उसके बाद फिजिकल मेंटल हेल्थ का उसको राइट है। ठीक है, आपने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है उसको डिजास्टर से। इसके अलावा आपने स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है अगर वो हैंडीकैप है। इसके अलावा आपने उसको डिस्क्रिमिनेशन से फ्री रखना है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है कि आपने इसको रेस से, कोई भी कलर से, क्रीड से जो है वो अवेयर रखना है। अब आप देखिए यहाँ पे जो हम पढ़ने लगे हैं अभी राइट्स जो हमने पीछे पढ़े थे, यहाँ पे यहाँ से, यहाँ से हमने राइट स्टार्ट किए हैं। तो हमने ये दो पहले लिखने हैं, उसके बाद चाहे तो आप ये बुलेट्स पॉइंट लिख सकते हैं और चाहे वो जो है एक पेज जो मैंने मेंशन किया आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले चाइल्ड की डेफिनेशन लिखनी है कि चाइल्ड होता कौन है। जो भी बच्चा 18 ईयर्स से जो है वो बिलो है तो उसको हम कहेंगे ये हमारे पास जो है वो चाइल्ड है। चाइल्ड का सबसे पहले नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यानी कोई भी रेस नहीं, कोई रिलीजन, इस सारी चीजों से आपने उसको अवेयर रखना है। ठीक है, उसको प्रॉपर आपने उसका राइट देना है। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, जो बच्चे के लिए चीज बेहतर है आपने उसको जो है वो प्रोवाइड करनी है।
इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, जो उसके राइट्स पहले से गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं, आपने उसकी जो है वो प्रोटेक्शन करनी है। पेरेंटल गाइडेंस, पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को गाइड करें। सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट का उसको प्रॉपर हक है। रजिस्ट्रेशन वगैरह, जैसे हमने पहले बात की कि भाई अगर वो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, अपनी नेमिंग कन्वेंशन जो भी रखना चाहते हैं, उनको इस चीज़ का प्रॉपर राइट है। प्रिजर्वेशन ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, वो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करना चाहते हैं, उसका उनको राइट है। सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स, अगर बच्चा पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहता तो उसका भी राइट है उसको। फैमिली रीयूनिफिकेशन, फैमिली रीयूनिफिकेशन का मतलब होता है कि अगर वो अपनी फैमिली के पास जो है वो वापस आना चाहता है, ठीक है, तो अगर वो अपनी फैमिली के पास वापस आना चाहता है तो उसको उसका भी हक है। किडनैपिंग से आपने उसको बचाना है। उसके अलावा जी हमारे पास यहाँ पे रिस्पेक्ट फॉर द व्यूज ऑफ द चाइल्ड, आपने बच्चों का जो व्यू पॉइंट है उसकी रिस्पेक्ट करनी है। एक्सप्रेशन की रिस्पेक्ट करनी है, थॉट्स की, रिलीजन की, तो मैक्सिमम आप जितने यहाँ पे मैंने राइट्स मेंशन किए हैं आप ये सारे लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ इन सबको एक समराइज करके लिखना चाहें तो आप ये 10 पॉइंट्स जो हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। नेम, नेशनैलिटी, न्यूट्रिशन, हाउसिंग, रिक्रिएशन, इसके अलावा आपके पास लव आ जाता है, फ्रेंडशिप है, एजुकेशन है, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट है, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजास्टर है, स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ हैंडीकैप, फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन और क्यूरेटिव एक्सप्लॉयटेशन से आपने उसको बचाना है। तो आप चाहें तो सिर्फ ये 10 पॉइंट्स अगर आप अच्छे से याद कर सकें तो आप ये कर लें, क्योंकि राइट्स ऑफ द चाइल्ड को ये पॉइंट्स जो है वो बेहतर तरीके से कवर कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक। मैम हाँ जी। मैम ये राइट्स में आपने शुरू में वो जो दो पैराग्राफ बताए हैं उसमें आपने कहा था कि आप टेबल बना के एक साइड पे एक लिखना है, एक साइड पे एक लिखना हाँ हाँ। है। मैम है तो वो भी राइट्स ना, जो जब हम ये सब राइट्स जिस तरीके से लिख रहे हैं तो वो भी हम इस तरीके से पैराग्राफ में ही लिख सकते हैं ना, फिर उसको तो टेबल बना के अलग से लिखने की क्या जरूरत है? नहीं, वो ना असल में वो स्पेशल है कि उसकी टाइप्स हैं वो, ठीक है। मतलब राइट्स की जो टाइप्स है ना, ये दो तरह के राइट्स हो सकते हैं, ठीक है। आगे जो आप पढ़े हैं ना वो कंपोजिशन है राइट्स की, कि राइट्स के अंदर कौन कौन मैम सी मतलब चीजें वो होती हैं। लिख के फर्दर उसकी एक्सप्लेनेशन है ये जो है बाकी। हाँ, आप ये कह सकते हो कि ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। मतलब कल्चर आपने ऊपर पढ़ा था ना, तो अब हमने कल्चर का एक पॉइंट पढ़ा जी इस तरह से करके। ठीक है मैम। अब हमारे पास एथिकल प्रिंसिपल का जो है वो टॉपिक है, एथिकल इश्यूज कौन कौन से फेस करने पड़ते हैं, मैंने आपको पहले बताया। आपने उसके अंदर ये 5 जरूर लिखने हैं। ऑटोनॉमी, बेनिफिशंस, ठीक है, नॉन मेलिफिशंस, जस्टिस, वेरासिटी, फिडेलिटी। ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि हर इंडिविजुअल को राइट है कि वो अपनी मर्जी से अपने डिसीजन ले सकता है। बेनिफिशंस का मतलब ये है कि आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि आप अपने पेशेंट को फायदा पहुंचाओ, ठीक है। फिडेलिटी का मतलब ये है कि आपने अपने पेशेंट के साथ लॉयल रहना है, हमेशा लॉयल रहना है। जस्टिस का मतलब ये आपने हमेशा इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। नॉन मेलिफिशंस, कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना पेशेंट को। और वेरासिटी यानी आपने ऑनेस्ट रहना अपने पेशेंट के साथ। कुछ जो एथिकल इश्यूज आ सकते हैं जब एक नर्स जो है वो काम कर रही है एज अ पीडियाट्रिक नर्स, तो सबसे पहले जो एथिकल इशू आता है वो आता है कॉन्फिडेंशियलिटी का। यानी अगर आपके पास बच्चे की रिपोर्ट्स हैं तो आपने उसको सेफ रखना है, आपको ये हक नहीं पहुंचता कि आप सबको उसकी रिपोर्ट्स दिखाते भी रहें, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी का सबसे पहला राइट है उसका, तो वो आपने जो है वो अगर आप नहीं रखते तो फिर इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। पैटर्नलिज्म का मतलब होता है कि अगर आप पेशेंट के की तरफ से एक्ट कर रहे हैं लेकिन आपने उनसे कंसेंट नहीं लिया, ठीक है। इनफॉर्म कंसेंट आपने पढ़ा होगा। इनफॉर्म कंसेंट होता है कि हम पहले पेशेंट को बताते हैं कि आपके साथ हम ये करने लगे हैं, उसके बाद हम जो है वो उसके साथ वो काम करते हैं। कोई भी हमने टेस्ट करना है, कुछ भी करना है, वो हम बाद में करते हैं। तो अगर आप नहीं करते तो ये एक एथिकल इशू है, ठीक है। डिसेप्शन, अगर आप जो है वो धोखा देते हैं, ठीक है, उसको कुछ बता के, जैसे बच्चे के साथ ऐसे कहते हैं ना कि भाई हम तुम्हें चीज देने लगे हैं और उसको इंजेक्शन लगा देते हैं, तो ये डिसेप्शन में आ जाता है। तो ये एक एथिकल प्रॉब्लम है प्रॉपर, ठीक है। तो इन चीजों का जो है वो आपने ध्यान रखना, अदरवाइज ये सारे एथिकल इश्यूज जो है वो हमें फेस करने पड़ेंगे। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेंट और असेंट के दरमियान क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। कंसेंट हमें पता है कि जो भी, अगर हम चाइल्ड से कोई इन्फॉर्म कंसेंट ले रहे हैं ना, मतलब अगर हम चाइल्ड से कह रहे हैं कि भाई आपको बता रहे हैं और आप जो है वो देखो हम आपके साथ ये करने लगे हैं, अगर तो बच्चा 18 साल से छोटा है, ठीक है, और उससे जो है वो हम एक कंसेंट लेने लगे हैं कि बच्चे देखो आपकी जो है वो ट्रीटमेंट होना है, हम आपके साथ ये करने लगे हैं, हम आपका ये टेस्ट करने लगे हैं, उसको हम कहेंगे असेंट। और जो 18 साल से ऊपर होगा, जब हम उससे कोई काम पूछ के करेंगे तो उसको हम कहते हैं कंसेंट, ठीक है। परमिशन अगर आप लेते हो 18 साल से छोटे बच्चे से, ठीक है, कोई टेस्ट करने की, कोई इंजेक्शन लगाने की, कुछ भी करने की, वो आपका असेंट होता है। और जो 18 साल से बड़ा बच्चा है उससे आप कुछ करवाते हो तो वो आपका कंसेंट होता है। आप चाहो तो बाकी पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो, लेकिन पेपर में आपको सिर्फ इतना पूछा जाएगा, कंसेंट और असेंट, व्हाट इज असेंट, ठीक है। मोस्टली असेंट के ऊपर आता है क्वेश्चन कि असेंट क्या है, आप असेंट के बारे में बता दें कि असेंट क्या चीज है, ठीक है।
तो जब भी आपने असेंट के बारे में बताना है, आपने कहना है कि वो इन्फॉर्म कंसेंट या वो परमिशन जो हम ऐसे बच्चे से लेते हैं जो 18 साल से नीचे होता है उसको हम कहते हैं असेंट, और जो 18 साल से ऊपर होता है उसे हम कहते हैं कंसेंट। ठीक है जी। मेन मतलब जो है वो आपको पता होना चाहिए, और बाकी जो है वो आप खुद भी लिख सकते हैं। अब अगर थोड़ा सा टाइम हमारे पास रह गया, आप बुक का पेज नंबर खोलेंगे 35 से, उसके बाद पर्सपेक्टिव ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग जो है वो मेंशन है। ठीक है। ये टॉपिक आपने पहले स्लाइड से कवर कर लेना है, उसके बाद आपने जो है वो अपनी बुक की तरफ मूव करना है। और बुक से जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको अंडरलाइन करवा देती हूँ। अब टाइम जो है वो हमारे पास थोड़ा रह गया, ठीक है, 5 मिनट्स तकरीबन रह गए हैं। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बुक से अभी मेंशन करवा देती हूँ, ताकि आपने जब नेक्स्ट टाइम हमारा लेक्चर होगा तो आपने ये स्लाइड्स जो हैं ये देखनी है। ठीक है। और उसके साथ जो है आपने अपना टॉपिक कवर कर लेना है। ठीक है। थोड़ा सा टाइम रखने का मकसद यही है कि आप अपना टॉपिक बुक से भी अच्छे से पढ़ें। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास 38 पेज पे चाइल्डहुड हेल्थ प्रॉब्लम से स्टार्ट होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसके अंदर हमने यहाँ पढ़ा था पीडियाट्रिक सोशल इलनेस। ठीक है। ये आपने अंडरलाइन करना है कि पीडियाट्रिक सोशल इलनेस जो है वो क्या होता है। पीडियाट्रिक सोशल इलनेस इस तरह की कोई भी बिहेवियर, सोशल या एजुकेशनल प्रॉब्लम जो कि बच्चे को फेस करनी पड़ती है उसे हम कहते हैं पीडियाट्रिक सोशल इलनेस। ठीक है। ये पॉइंट अंडरलाइन करें। उसके बाद आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जस्ट रीड करने वाले टॉपिक्स हैं। चाइल्डहुड इंजरीज, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमारे पास जो है यहाँ पे रिस्क फैक्टर्स कुछ दिए हैं बॉक्स 1-3 पे, ये आपने अंडरलाइन करना है। और नेक्स्ट टाइम ये आपकी असाइनमेंट है कि आपने इसको जो है वो रीड आउट करके आना है। ठीक है। रिस्क फैक्टर्स हैं, ये आपने पढ़ने हैं। और ये बॉक्स जो है ये सारा करना है। ठीक है जी। उसके बाद आपने कोशिश करनी है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे अंडरलाइन की हुई है ना चीजें, फिगर के नीचे वाली जितनी भी लाइनें हैं वो आपने छोड़नी नहीं है, वो आपको एमसीक्यूज में आ सकती हैं। ठीक है। और जब आप पैराग्राफ पढ़ रहे होते हैं तो उसके अंदर से भी आपने इस तरह से अंडरलाइन करनी है चीजों को, कि ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है मेजोरिटी ऑफ बाईसाइक्लिंग डेथ्स आर फ्रॉम। ठीक है। तो आपको पीट्स के अंदर जो है वो यूट्रस के अंदर एमसीक्यूज आ जाता है कि मेजोरिटी ऑफ बाईसाइक्लिंग डेथ आर फ्रॉम किससे हो सकती है, आपने लिख देना ट्रोमेटिक हेड इंजरी। ठीक है। जिस तरह से मैंने अंडरलाइन किया हुआ है आपने इसको रीड आउट करना है, और इसी तरह से ये जो है वो इनको अंडरलाइन करके लाना है नेक्स्ट टाइम। ठीक है। फिगर के नीचे वाली चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपने जरूर जरूर अंडरलाइन करनी है। उसकी एज पढ़नी है, और जो लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये फलानी लीडिंग कॉज है, ये नंबर के नंबर्स जो है वो जरूर हाईलाइट करने हैं। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे पास, ये जस्ट मतलब रीड करने वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। कभी इसमें से कुछ इतना ज़्यादा कुछ आया नहीं है। ये हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है, आर्ट ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग। ठीक है। इसमें आपने फिलोसफी ऑफ केयर करनी है, जो हमने अभी भी लेक्चर के अंदर पढ़ा है। फैमिली सेंटर्ड केयर, ठीक है, ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया है लेक्चर के अंदर। फैमिली सेंटर्ड केयर है। ए ट्रोमेटिक केयर, ए ट्रोमेटिक केयर क्या होता है कि हम कुछ इस तरह की इंटरवेंशंस करते हैं जो बच्चे के अंदर जो साइकोलॉजिकल या उसका कोई फिजिकल डिस्ट्रेस होता है वो कम कर देते हैं। ठीक है। हम इस तरह से केयर प्रोवाइड करते हैं कि बच्चे का जितना भी फिजिकल या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है ना वो कम हो जाता है। ठीक है। उसको हम कहते हैं ए ट्रोमेटिक केयर। ए ट्रोमेटिक केयर क्या होती है, आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। इसके अंदर डिस्ट्रेस की टाइप्स हैं, फिजिकल डिस्ट्रेस, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, ये आपने करनी है। 3 प्रिंसिपल्स मेंशन है यहाँ पे, इसको अंडरलाइन कर लें आप लोग। रोल ऑफ द पीडियाट्रिक नर्स से आगे हमारे पास रोल ऑफ हमने पढ़ लिया, थेरापेटिक रिलेशनशिप। ठीक है। ये हमने स्लाइड के अंदर कवर कर लिया। फैमिली एडवोकेसी है, फैमिली केयरिंग है, डिजीज प्रिवेंशन हो गया, हेल्थ टीचिंग, इंजरी प्रिवेंशन करना है, उसमें सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। ठीक है। ये सारा हमने अपनी स्लाइड्स के अंदर कवर कर लिया है। और उसके बाद जो यहाँ से ग्रेड क्राइटेरिया, अगर आप ये भी पढ़ लें तो अच्छी बात है। ठीक है। ग्रेड क्राइटेरिया का टेबल इंपॉर्टेंट है। बस इस चैप्टर में से जो है ना वो इतनी ही चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट है। और लास्ट पे आपके पास एनक्लेक्स रिव्यू क्वेश्चंस हैं, ये आपने ज़रूर करने हैं। ठीक है। ये हमारे पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये हो जाते हैं 5 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। ठीक है। इसके नीचे आंसर्स भी दिए हुए हैं, तो ये आपने करने हैं। अब आपने, मैं आपको स्लाइड, मैम हाँ जी हाँ जी, अब आप, मैम ये ग्रेड क्राइटेरिया में क्या चीज है? ग्रेड क्राइटेरिया में ना बेसिकली आप पढ़ेंगे ना तो इसमें सिर्फ उन्होंने हाई, मॉडरेट, लो और वेरी लो को एक्सप्लेन किया हुआ है। मतलब एक चीज अगर होती है, अगर वो हाई क्वालिटी में होती है तो उसका एविडेंस क्या है, मॉडरेट क्वालिटी में होती है उसका एविडेंस क्या है। इसके लिए ना एक पिरामिड होता है जो हम फॉलो करते हैं। जब आप रिसर्च पढ़ेंगे ना तो उसमें ज्यादा आपको अच्छे से पता चलेगा, लेकिन एक पिरामिड होता है उसको हम फॉलो करते हैं। उसमें हाई क्राइटेरिया, मॉडरेट, लो और वेरी लो होता है। ठीक है। उसमें हम कहते हैं कि भाई ये यहाँ पे ना आपको
RCT लिखा हुआ नजर आएगा। RCT कहते हैं रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल को, ठीक है। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होता है जो हम रैंडम जो है वो अपने ट्रायल करते हैं रिसर्च के अंदर, मतलब रैंडमली हमने बच्चों को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी में चीजें वो होती हैं जब हम RCT करते हैं, मतलब हम रैंडमली जो है वो चीजों को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर मॉडरेट में वो होता है जिसमें RCT में थोड़ी सी लिमिटेशंस आ जाती हैं। यानी अगर आप एक चीज है ना, जो रैंडम रिसर्च होती है ना वो सबसे बेस्ट रिसर्च होती है, ठीक है। तो हाई क्राइटेरिया उसको जाता है, फिर मॉडरेट है, फिर लो है, फिर वेरी लो है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक दफा जस्ट आपने रीड कर लेना कि ग्रेड क्राइटेरिया क्या होता है, इसमें हाई मॉडरेट लो और वेरी लो को रीड करना है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास, मैं आपको पिरामिड भी इसका सेंड कर दूंगी ग्रुप में ही ना। तो ठीक है, हमारे पास में एक्चुअली टाइम थोड़ा है, तो अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो मुझसे ज़रूर ज़रूर पूछ सकता है, ठीक है। फ्रीली आपने मुझसे पूछना है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, ठीक है जी। मैं आपको स्लाइड और ये चीज़ें जो है ना वो ग्रुप में सेंड करती हूँ। अब अगर किसी का क्वेश्चन